as now we have started the first chapter of history, the second chapter of history, the nationalism in India. भारत में राष्ट्रवाद का उदय, और आपने देखा कि पहला ही जो टॉपिक और टाइटल दिया वो दिया द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन. एंड एज आई टोल्ड यू, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपेंस बिटवीन 1914 to 1918. पहला वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में रहा, और उसी में हमने चीजों को फिर हमें ये देखना है कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे कैसे चीजें हुई. फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. ये हम जानते हैं कि लड़ाई हमेशा से बहुत खराब रही है. तो सबसे पहले जो वॉर हुई, उस वॉर ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन को पूरी तरह से बिगाड़ के रख दिया, या पूरी तरह से डिफरेंट करके रख दिया, और इसने चीजों को जो है वो डिफरेंट तरीके से वो नए उस पर लेके गए. ठीक है. और it led to the huge increase in the defense expenditure, which financed by war loans and increasing taxes. Custom duties were raised and income tax introduced. Through the war years, prices increased, doubling between 1913 to 1918, leading to the extreme hardship for the common people. बता रहा है कि अगर हम वैसे देखें तो लड़ाई ने बहुत तरीके से किसी भी कंट्री या भारत को भी बहुत नीचे लेके आया, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर हो रहा था, लोगों ने लोन्स लिए थे, टैक्सेस बढ़ाए गए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ाया गया. वॉर के टाइम में जो चीजों की कीमतें थी ना, वो दो गुनी हो गई 1913 से 1918 के बीच में, लीडिंग टू द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल. और ये चीजें होने की वजह से सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कत हुआ तो वो रहा आम आदमी को. ठीक है. Villagers were called upon to supply soldiers. Forced recruitment in the rural areas caused widespread anger. जितने villages थे, उन्होंने उन लोगों को बोला गया कि भाई आप लोग में से लोग निकल के आए और वही सोल्जर्स बने. जबरदस्ती पकड़ के लोगों को आर्मी में भर्ती किया जा रहा था. इसे फोर्स रिक्रूटमेंट कहा जाता है, और ये बहुत बड़े लेवल पे चला मानो. मतलब इसे हमारा मतलब हम सोच भी नहीं सकते उस लेवल से ऊपर लेवल पे जो ये चीजें थी वो आगे प्रोसीड हुई. तो आप इमेजिन करना कि मतलब वाकई किस तरह से चीजें रही होंगी जब ये चीजें रही होंगी. नेक्स्ट कहता है कि villages were called upon widespread anger and about the forced recruitment. In the year 1918 and 19 and 1920 and 21, crops failed in many parts of India, resulting in the acute shortage of foods. 1918, 19 और 1920, 21 के बीच में बहुत जगह ऐसे रहा जो क्रॉप्स था वो फेल हो गया. ठीक है. जिसकी वजह से acute shortage of food, खाने पीने की कमी होने लगी. And this was accompanied by an influenza epidemic. और इसके बाद एक epidemic समझ लो एक तरीके से, जैसे जैसे इस समय पैंडेमिक चल रहा है, महामारी, उस समय एपिडेमिक था, इन्फ्लुएंजा, लोग बीमार हुए, लोगों को they were not feeling good, और बीमारियां होती रहती हैं, आपको पता है, कभी बुखार हो गया, कभी कोई हो गई. According to the census of 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and epidemic. कह रहा है 1921 में जब जनगणना हुई तो उसके हिसाब से 12 से 13 मिलियन लोग ऐसे थे जिनको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा या प्रभावित हुए आपदाओं से और एपिडेमिक से. तो आप इमेजिन करना कि कितनी बड़ी बात रही होगी. What happened generally we think कि लड़ाई खत्म हो जाएगी, चीज अच्छा हो जाएगा, ये एक मेंटालिटी होती है कि आफ्टर वॉर थिंग्स विल डेफिनेटली चेंज, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. 1914 से 1918, 1914 से 1918 के बीच में लड़ाई चली, और उस लड़ाई में के बाद जो हालात हुए भारत में वो बद से बदतर हो गए. इंडिया वाज अ कॉलोनी, ब्रिटेन की कॉलोनी थे और गुलाम थे हम ब्रिटेन के. तो जो भी चीज उसका सारा प्रभाव जो है वो भारत में दिखना. At this stage, a new leader appeared and struggle, new mode of struggle. इसी समय एक नए लीडर आए और उन्होंने संघर्ष का एक नया आयाम, या एक तरीके से आप समझो कि एक नई चीज शुरू होगी, इसको कहा गया द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह? विल यू प्लीज लेट मी नो. सत्याग्रह अगर आप नॉन वायलेंस
बिना मतलब लाइक अगर इनजस्टिस को फेस कर रहे हो और नॉन वायलेंस करते हुए आप किसी चीज के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हो तो आप कुछ भी जीत सकते हो। ये सत्याग्रह का आइडिया था। ओके। मतलब नॉन वायलेंस करके भी हम कोई भी वॉर जीत सकते हैं विदाउट एनी देखिए, सीवियर सत्याग्रह को आप अगर डिसएडवांटेज। आपने हिंदी में अगर संधि विच्छेद पढ़ा होगा या संधि पढ़ते होगे, तो सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, रिक्वेस्ट और प्ली प्लस ट्रुथ। तो जब आप सत्य के लिए आग्रह करते हैं कि मतलब जो सच्चाई है उसके लिए आप डटे हुए और पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप वैसे कह सकते हैं गांधी जी वाज फेमस फॉर ही हैज बीन नोन फॉर सत्याग्रह। ये तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, खाने इसलिए जाते थे। और बहुत जबरदस्त तरीके थे। ये देखो, इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका मार्च through workers 6 November 1913. Mahatma Gandhi was a leading worker from Newcastle to Transvaal when the marches were stopped and Gandhi arrested, and thousands of more workers joined the satyagraha against racist law that denied rights to non-whites. आपको पता है गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ना अपार्थेड की जीत की थी, रंग भेद की नीति। उसके बाद से वो बहुत मशहूर हुआ। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन द ईयर जनवरी 1914। महात्मा गांधी जी की जो वापसी हुई, जो वो भारत में आए सन 1915 में, वो भारत आए और यहाँ से कहानी शुरू हो गई। 1915 से 1947 ये 32 साल जो थे ना, ये 32 साल वो साल थे जिसने एक ऐसे भारत को, जो भारत अपनी आजादी के लिए नहीं ठीक से वो इकट्ठा हो पा रहा था, पूरे देश को जोड़ दिया गया। ऐसा नहीं है सिर्फ गांधी जी का योगदान था, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान था। लोग उनसे कनेक्ट कर पाए। As you know, he had come from South Africa, where he had successfully fought. This is what we always discuss. Where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation, by which he called satyagraha. फिर वहां पे हम लोगों ने देखा कि वो सत्य के लिए आग्रह जो हो रहा था, उसके लिए उनकी लड़ाई चल रही थी। The idea of satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for truth. जो सत्याग्रह का मेन आइडिया था बेटा, वो था पावर ऑफ ट्रूथ, मतलब क्या ताकत होती है सच्चाई की और क्या जरूरत है। ठीक है। It suggested that if the cause was true and if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to find the oppression. वहां पे ये बात समझ में आई और वहां पे ये बात रखी गई कि अगर कॉज सही है, आपका कारण सही है, आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, और आपके साथ अन्याय हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो जरूरी नहीं कि आप फिजिकल फोर्स से ही चीजों को वो कर सकते हैं। आप कोशिश करें और मास एजिटेशन और पीसफुल प्रोटेस्ट से भी चीजों के लिए जा सकते हैं। विदाउट सीकिंग वेंगेनेंस और बीइंग अग्रेसिव, अ सत्याग्रही could win the battle through non-violence. This could be done by appealing to the conscience of the oppressor. और ये ऐसे किया जा सकता है कि आप इतना ज्यादा रिजिड हो जाओ, इतना ज्यादा आप प्रोटेस्ट करो कि सामने वाला जो ऑपरेसर है ना, वो ही परेशान हो जाए। जो आपको कुचलने की कोशिश कर रहा है, आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, वो मजबूर हो जाए आपको देख के। By this struggle, truth was bound to ultimately triumph. Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence would unite all the Indians. और महात्मा गांधी जी का विश्वास था कि ये जो नॉन वायलेंस है ना, ये पूरे भारत को जोड़ के रख सकता है और जोड़ेगा ही। ये उनका बहुत पुराना और बहुत बड़ा विश्वास है। After arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized satyagraha movement in various places. भारत में आने के बाद महात्मा गांधी जी ने इंडिया में जगह जगह पे सत्याग्रह किए। In 1916, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. जब आप क्लास 12th में आएंगे तो चैप्टर है इंडिगो इंग्लिश का, उसमें यही पूरी कहानी है। 1916 में वो चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहां गए। वहां पे उन्होंने गरीब किसानों को, मजदूरों को इंस्पायर किया कि वो जो क्या हुआ मानो, वो बता रहा था वो ब्लू डाई। सो वहां पे जो प्लांटेशन हुआ उसके खिलाफ उनको इंस्पायर किया। देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। 1917 में गुजरात में एक स्ट्रगल को उन्होंने सपोर्ट किया। अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक,
The peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding that revenue collection be relaxed. In the year 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a satyagraha movement called amongst cotton mill workers. और फिर 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए, वहां पे उन्होंने एक सत्याग्रह चलाया जो कॉटन मिल वर्कर्स के साथ मिलके किया, कि जो उनको दिक्कतें रही या जो हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए. अगर आप देखो महात्मा गांधी ऑन सत्याग्रह, हियर इज आर्टिकल, एक लेख इधर निकल गया है. इट इज सेड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस दैट it is the weapon of the weak, but the power which is the subject of this article can be used only by the strong. The power is not passive resistance. Indeed, it calls for the intense activity. The movement in South Africa was not passive but active. जो South Africa में movement चल रहा था वो बिल्कुल भी passive नहीं था, वो पूरी तरह से active था. सत्याग्रह is not physical force. सत्याग्रह कभी भी physical force नहीं था. A satyagrahi does not inflict pain on adversary. He does not seek its destruction. In the use of satyagraha, there is no ill will whatever. ये कोशिश की जा रही थी कि सत्याग्रह में ये चीज बताई गई, हमेशा एडवर्सिटीज जो होते हैं, मतलब हमारे ऊपर जो भी अगर कोई परेशान करे हमें या बुरी तरह से प्रताड़ित कर रहा है, तो हम कह सकते हैं प्रॉस्पेरिटी, यू नो, व्हेन यू प्रॉस्पर, एडवर्सिटी उसका अपोजिट होता है. इनके साथ कुछ भी हो, ये लोग डिस्ट्रक्शन नहीं क्रिएट करेंगे. सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स. देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन है कि सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स. ट्रुथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल. जो आत्मा होती है ना, उस आत्मा का सबसे जो एसेंस है वो है सच्चाई. दैट इज व्हाई द फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह. इसीलिए इसको सत्याग्रह कहा गया, सत्य के लिए आग्रह. The soul is informed with knowledge. आत्मा को आप इन्फॉर्म करते हो नॉलेज के जरिए. In its burns the flame of love. Non-violence is the supreme dharma. और ये बोला गया कि अगर कोई सुप्रीम धर्म है तो वो क्या है? Non-violence. ठीक है? It is certain that India cannot rival Britain or Europe in the force of arms. ये बात तो तय थी कि भारत कभी उस समय राइवलरी नहीं कर सकता था ब्रिटेन या यूरोप से. वो बहुत आगे थे भारत से उस समय, और पैसे रुपए हर तरीके से देखा जाए तो भारत अभी आजाद मुल्क नहीं था. The British worship the war good, and they can all of them become, as they are becoming, bearers of arms. The hundreds of millions in India can never carry arms. They have made the religion of non-violence their own. बहुत सारे लोगों ने अगर देखो तो non-violence को ही अपना हथियार बना लिया गांधी जी के साथ मिलजुल के. अब आप मानो इसको यहाँ पे रिवाइज करो, फिर हम रावल टैक्स पढ़ेंगे. करेक्ट?